हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो इस दिसंबर 2021 की मैगज़ीन का लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम जितने भी रिमेनिंग न्यूज़ है यानी कि नियुक्तियां हैं, जो भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, दिवस हैं, जो भी बुक्स हैं और जो भी पोर्टल्स वगैरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी नई कुछ चीज़ें होंगी, उन सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो भी ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैगज़ीन है इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर RS एंड IAS उस पर आज अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ जा करके इसको देख सकते हैं। इस मैगज़ीन के हमने 4 वीडियोज़ ऑलरेडी पढ़ लिए थे, जिसके अंदर हमने सारी जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, प्रादेशिक, खेल, पुरस्कार, सम्मान, ये सारी न्यूज़ जो है हम उसमें पढ़ चुके थे। उन वीडियोज़ को आप ज़रूर से देखिएगा। उन सभी के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या फिर आप जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है आप बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन ओपन है और आप इंस्टाग्राम पे भी हमको लिख सकते हैं। उन सब की भी ID आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है उसको देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है PC मोदी को राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में बनाया गया है। ये महासचिव क्या होता है? तो महासचिव जो राज्यसभा है, आप जानते हैं कि सदन के अंदर जो कार्य करते हैं वो जो है हमारे जितने भी MPs जो लोग वर्क करते हैं उसके अंदर, यानी कि एक जर्नलिस्ट लोगों का ये कार्य है उसमें। तो वहाँ पर जो भी प्रशासनिक कार्य होता है, प्रशासन हर एक का अलग होता है। जैसे कि अगर आप राजस्थान की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पर कि चीफ सेक्रेटरी सबसे हाईएस्ट IAS ऑफिसर होते हैं, और जितना भी हमारे CMO का कार्य होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का कार्य होता है, जो भी प्रशासनिक कार्य होता है वो इनके द्वारा देखा जाता है। उसी प्रकार से जो राज्यसभा है उसका जितना भी प्रशासनिक कार्य है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है उसकी, तो उसका कार्य जो है ये महासचिव जो होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसको नियुक्त किया गया है? तो PC मोदी जी को नियुक्त किया गया है। और इससे पहले लोकसभा के महासचिव किसको नियुक्त किया गया था, ये हमने पिछली मैगजीन में पढ़ा था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लोकसभा के महासचिव कौन है। इससे पहले इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो PP के रामाचार्लू थे, उनका स्थान लिया है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये राज्यसभा में नियुक्त हो रहे हैं तो राज्यसभा के जो सभापति हैं कौन है? M वेंकैया नायडू जी हैं, वो इनकी जो है वो नियुक्ति करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया, ये जो महासचिव होते हैं इनकी रैंक जो होती है वो देखिए सर्वोच्च सिविल सेवक जो होता है वही इस पद तक जो है वो पहुँचते हैं। ठीक है, उसके अलावा राज्यसभा के पहले महासचिव कौन थे? SN मुखर्जी थे। और राज्यसभा के सभापति ये तो अपने को पता ही है। सो नेक्स्ट आर्टिकल में हम चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, VVS लक्ष्मण, इनको तो आप जानते ही हैं, ये महान क्रिकेटर रहे हैं हमारे इंडिया के। इनको राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अंदर जो है नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के पहले निदेशक थे राहुल द्रविड़, उनका स्थान हम VVS लक्ष्मण लेंगे। और इसकी स्थापना जो है 2000 में की गई थी, सन 2000 में। और जो राज सिंह डूंगर है, ये अपने राजस्थान के ही थे, इनके द्वारा जो है इस राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की जो है वो स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट देखिए, सत्यनारायण प्रधान, इनको क्या बनाया गया है? तो NCB का महानिदेशक बनाया गया है। तो NCB क्या चीज़ है? यह है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो जो भी ड्रग्स से संबंधित चीज़ें होती है, उनकी जो ड्रग तस्करी वगैरह इन सब का जो ध्यान रखते हैं, वो उसके लिए नोडल एजेंसी होती है NCB। और ये जो है गृह मंत्रालय के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? गृह मंत्रालय के अधीन होती है। इसको 1986 में बनाया गया था, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। फिर है वाइस एडमिरल R हरि कुमार होंगे अगले नौसेना प्रमुख। तो देखिए, अभी जो है 25वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे कौन? वाइस एडमिरल R हरि कुमार। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना है आपको। और इसमें जो है ये स्थान किसका लेंगे? एडमिरल करमबीर सिंह का। ये हमने शायद सितंबर की जो क्रोनोलॉजी थी उसमें हमने देखा था कि एडमिरल करमबीर सिंह तब तक थे, तो उनका स्थान जो है अब ये लेंगे कौन? क्या नाम है इनका? एडमिरल R हरि कुमार। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ध्येय वाक्य क्या है भारतीय नौसेना का? वो है शम नो वरुणम, वरुण है। ठीक है, तो वरुण यानी कि जो है उसको बोलते हैं, शायद पानी को बोलते हैं। फिर है शीलवर्धन सिंह, जो है उनको CISF के नए महानिदेशक के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है, उनका ये अपॉइंटमेंट हुआ है। तो और इससे ज़्यादा इसके बारे में आपको जानना नहीं है, कल CISF के बारे में वैसे भी हम पढ़ चुके हैं। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है उसके नए महानिदेशक कौन है? शीलवर्धन सिंह बनाए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बोलता है, ये CISF के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं कि भाई संसद के एक अधिनियम के द्वारा इनको इस संस्था को बनाया गया था। और उसके अलावा
ये जो है CISF संपत्ति और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के साथ साथ परिसर के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि ये वर्तमान में आप देखते हैं Z+, ZX, Y की जो सुरक्षा होती है वो सब CISF के द्वारा प्रदान की जाती है। इसका मोटो क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, यानी संरक्षण और सुरक्षा। और वही हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? दिल्ली में। फिर देखिए आपने एक नाम सुना होगा नेशनल कंपनी अपीलेट लॉ ट्रिब्यूनल, और एक सुना होगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये दो संस्थाएं हैं जो कंपनियों से संबंधित जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए एक अलग से कोर्ट बनाए गए हैं। ठीक है, अलग से कोर्ट है या न्यायालय है, तो कंपनी संबंधी जितने भी विवाद होते हैं वो इनके द्वारा सुलझाए जाते हैं। तो अभी देखिए जो NCLAT है और NCLT, क्योंकि देखिए ये एक तरीके से कोर्ट का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर जो न्यायाधीश होता है वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो न्यायमूर्ति अशोक भूषण है उनको NCALT का जो है वो क्या कहते हैं, जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है। ठीक है, या न्यायमूर्ति जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि NCLAT जो है इसका गठन जो है कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो है वो किया गया था। कंपनीज एक्ट आपको पता है 2013 में उसमें परिवर्तन करा था, नया अधिनियम आया था, तो उसके तहत NCLAT जो है वो बनाया गया था। ये हाईएस्ट ट्रिब्यूनल है, ताकि जो भी कंपनीज वगैरह के अंदर जो भी मुकदमे होते हैं वो नॉर्मल कोर्ट्स में ना जाए, क्योंकि वहाँ पर क्या लंबा प्रोसीजर चलता है, तो इसलिए इनको अलग कर दिया गया। तो देखिए NCLAT का गठन NCLT के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए होता है। मैंने आपको बताया था NCLAT जो है ये बड़ा संस्थान है और इससे छोटा होता है NCLT पहले यहाँ, और इसकी अपील जो होती है वो आपके NCLAT में होती है। इसको भी अभी नीचे पढ़ लेंगे। जैसे न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर जो है उनको राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो इनको बनाया गया है न्यायमूर्ति अशोक भूषण को, इनका कार्यकाल 70 वर्ष या फिर 4 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले होगा उतना तक इनका जो कार्यकाल है वो रहेगा। फिर न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर जो है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के जो है नए अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं, और ये जो है अधिकरण से 5 वर्ष की तिथि या 67 वर्ष जो भी पहले होगा तब तक जो है यहाँ पर कार्य करेंगे। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उच्चतम न्यायालय द्वारा कंपनियों के संबंध में कानूनों को संभालने के लिए स्थापित किया गया है। ये भी एक अर्ध न्यायिक जो है प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, और वही सारे इसके कार्य हैं। इसका गठन भारत के संविधान के 245 आर्टिकल के अनुसार किया गया है। ट्रिब्यूनल को विकसित करने का श्रेय जो है एराडी कमेटी को दिया जाता है, जो कॉरपोरेट मामलों को संभालने वाली कानून की अदालत के रूप में कार्य करती थी। वर्तमान में इसके तहत एक सिद्धांत पीठ और 10 अन्य पीठें हैं। यानी NCLT जो है ये आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद 245 है उसके तहत जो है वो बनाया गया भारतीय संविधान के तहत, जबकि NCLAT जो है ये जो है आपके कंपनी एक्ट के तहत 2013 के तहत जो है इसको बनाया गया था। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए आपने एक नाम सुना होगा NDRF, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। तो NDRF के जो नए महानिदेशक है वो भी एक IPS ऑफिसर है, उनको बनाया जिनका नाम है अतुल करवाल। ठीक है, और जो आपका NDRF है इसका ध्येय वाक्य क्या है? आपदा सेवा सदैव। ये जो ध्येय वाक्य है इनको एक बार जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं उनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आई थिंक किसी अभी RPSC का कोई पेपर हुआ था उसके अंदर इसको पूछा भी गया था, तो ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। फिर है शक्तिकांत दास जो है, आप जानते हैं सभी कि RBI के गवर्नर हैं, इनको पुनर्नियुक्ति दे दी गई है। ये 25वें जो है वो गवर्नर जो है वो बनेंगे। ठीक है, बने थे, और अभी 26वें भी यही बन जाएंगे। और इससे पहले जो है आपको पता है इन्होंने उर्जित पटेल का जो है स्थान लिया था। उर्जित पटेल ने जो है इस्तीफा दिया था, और उसके बाद में शक्तिकांत दास जो है उनकी नियुक्ति की गई थी। तो अब देखिए इनकी जो नियुक्ति होती है वो कैबिनेट नियुक्ति समिति जो होती है वो मिलकर के इसकी नियुक्ति करते हैं। जैसे आप ये देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक के बारे में दिया हुआ है कि रिजर्व बैंक जो है उसकी स्थापना जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, सबको पता है ये तो। उसके बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, ये भी सबको पता है, और ये जो है बहुत बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसका जो कार्यालय है वो मुख्य कार्यालय का है मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, जो हर्षवंती बिष्ट हैं उनको IMF इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसीलिए आपको जो है ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये पहली महिला हैं, और अभी क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में है तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन जो है उसमें पहली बार इनको जो है किसी महिला को नियुक्त किया गया है, और जो ये फाउंडेशन है ये देश का सबसे बड़ा पर्वतारोहण संस्थान है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है।
फिर है केवी कामत। केवी कामत का नाम आपने सुना होगा कि जो एडीबी था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये अपन कई बार पढ़ते हैं। एडीबी के पहले अध्यक्ष जो है, पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? केवी कामत थे। ठीक है, तो इनको अभी जो है नई बैंकिंग संस्था खुली जिनका नाम है NABIFD, यानी कि नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसके अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ये जो संस्थान है नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये जो आधारभूत ढांचा होता है, जैसे कि आपकी सड़कें बनती है, वेयर हाउसेस बनते हैं, तो ये जो आधारभूत ढांचा होता है, इसको ऋण प्रोवाइड कराने के लिए अलग से संस्थान का निर्माण किया गया है। ठीक है, NABIFD के बारे में देख लीजिए। इसका वित्तीय उद्देश्य इसके वित्तीय उद्देश्यों में पूरी तरह से आंशिक रूप से भारत में अवस्थित अवसंरचनात्मक परियोजनाएं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परियोजनाएं हैं उसमें ऋण देने का इसका कार्य होता है। ठीक है, और विकास पर एक इसका उद्देश्य है, ये भी अपने को पता है। फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। फिर नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखते हैं कि जियोफ एलैंड्रिस जो है उनको ICC का नया CEO जो है वो बनाया गया है। तो इन्होंने जो है मनु सहानी का जो है वो स्थान लिया है। तो ये अभी पूर्णकालिक जो है इसके क्या कहते हैं CEO जो है वो बन चुके हैं। इससे पहले इनको जो है एकदम टेम्प्रेरी रूप पे रखा गया था और अभी जो है इनको फुल टाइम के लिए जो है बना दिया गया है। ICC की स्थापना के बारे में देखिए, काफ़ी पुरानी है, 1909 की है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, जो कि अपने को किसी को भी नहीं पता था मुझे भी आज ही पता चला। फिर ICC के अध्यक्ष जो है वो ग्रे बार्चल हैं, ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है, फिर है मोरिनारी वतनबे, ये अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के नए अध्यक्ष हैं। तो ये भी मेरे हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रख लेना चाहिए, क्योंकि आजकल एब्रप्ट क्वेश्चन बहुत सारा पूछते हैं कि नियुक्तियों के नाम पे कुछ भी पूछ लेते हैं। तो जो ये मोरिनारी वतनबे हैं, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फाउंडेशन का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये जिम्नास्टिक फाउंडेशन तो और भी पुराना है, ये 1881 के अंदर स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है भारतीयों की जो नियुक्तियां हुई है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में वो देखते हैं। जो सौरव गांगुली है उनको ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, गांगुली जो है वो चुने गए हैं और इससे पहले अनिल कुंबले इस स्थान पर थे, तो इनका स्थान अब कौन लेंगे? सौरव गांगुली लेंगे। फिर जो है प्रोफेसर विमल पटेल जो है उनको अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग जो है उसका सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया है। 5 साल तक ये जो है वहाँ पर सदस्य के रूप में रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय जो विधि आयोग है, तो इसमें क्या है, वोटिंग के द्वारा जो है सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। तो एशिया पैसिफिक जो हमारा रीजन है वहाँ से जो है हमारे व्यक्ति सेलेक्ट हुए जिनका नाम है प्रोफेसर विमल पटेल। तो ये गुजरात से हैं, शिक्षाविद हैं और इसीलिए इनका सिलेक्शन हुआ है ऑफकोर्स। और ये जो है विधि आयोग मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 1947 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। फिर जो है इंटरपोल के बारे में आपने सुना होगा, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो अध्यक्ष है वो जो है प्रवीण सिन्हा को बनाया गया है। इंटरपोल की जो कार्यकारी समिति जो है उसके अंदर इनका चयन हुआ है। अध्यक्ष नहीं, जो कार्यकारी समिति है उसके अंदर हमारे भारत के जो प्रवीण सिन्हा है उनको इसमें चुना गया है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो है आपको इसमें देखते हैं जो ऑबिट्यूरीज हैं उसके अंदर फर्स्ट है नोवी कपाड़िया। ये कौन है? तो ये खेल कमेंटेटर थे। और कौन से खेल के कमेंटेटर थे? तो ये जो है फुटबॉल के जो है कमेंटेटर थे और भारतीय थे। ठीक है, तो अभी इनका निधन हो गया है। इनकी एक किताब है जिसको हम देख लेते हैं। इनकी किताब का नाम है द बेयरफुट द बूट्स द मेनी लाइव्स ऑफ इंडियन फुटबॉल। बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पाँव। ठीक है, बेयरफुट टू बूट्स है ना, नंगे पैर से बूट्स की तरफ, द मैनी लाइव्स ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो ये जो है फुटबॉल के कमेंटेटर भी थे और इन्होंने भारतीय फुटबॉल के ऊपर जो है ये अपनी किताब भी लिखी है, तो ये अपने को पढ़ना है। फिर एक बहुत ही अच्छी लेखिका मनु भंडारी, इनकी कई सारी किताबें आपने पढ़ी भी होगी, कहानियाँ पढ़ी होगी, जैसे कि ये क्या कहते हैं महाभोज पढ़ा होगा, प्लेट सैलाब, ये सच है के ऊपर तो एक मूवी बनी रजनीगंधा, तो आप देख सकते हैं उस मूवी को, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो ये 90 वर्ष की थी। इनका विवाह जो है राजेंद्र यादव के साथ में हुआ था और इनका जो है भी देहांत हो गया है। और ये हालांकि पैदा तो हुई थी, इनका जन्म है मध्य प्रदेश में, लेकिन इनका कार्यस्थली और सारे जितने भी हैं वो अजमेर राजस्थान रहा है। इनको जो है के बिरला फाउंडेशन अवार्ड भी मिला था और जो है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। फिर अन्य जो दिवंगत जो हुए हैं उनमें एक व्यक्ति हैं बलवंत मोरेश्वर, जिनको बाबा साहब पुरंदरे के नाम से जो है कहा जाता है। ये इतिहासकार थे और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक थे। इनका उपनाम था शिव शाहीर। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शिवाजी का बर्ड। ठीक है,
बार्ड मीन्स क्या होते हैं? जो भाट होते हैं, जो वंशावलियाँ बाँचते हैं। अपन ने सुना होगा ना कि भाई जो चारण भाट होते हैं, चारण तो जो होते हैं जो कि किसी राजा महाराजा की जो होती है उसकी उपलब्धियाँ या जो भी उसके कार्य होते हैं उनको संगीतमय करके बताते हैं। जो ये भाट होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई उनकी जो क्या कहते हैं उसको, वंशावलियाँ वगैरह, ये समय काल वगैरह जो होते हैं उसको नोट डाउन करते हैं, तो उनको कहा जाता है। तो बार्ड का मतलब वहाँ पे ये है। फिर नेक्स्ट जो है वो है तारक सिन्हा। तो तारक सिन्हा जो है प्रख्यात क्रिकेट कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रिकेट कोच थे और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी इनको मिला था, और इसलिए, और अभी जो है इनका जो है हमारे बीच नहीं रहे। फिर चर्चित व्यक्तियों में चलते हैं। बाकी और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगे नहीं, तो इसलिए मैंने उनको नहीं पढ़ा रही हूँ। जो चर्चित व्यक्ति हैं उसमें देखिए, नेपाल के जो सेना प्रमुख है उनको भारत के सेना के जनरल की मानद उपाधि दी गई है। तो देखिए ये एक परंपरा है नेपाल और भारत के बीच में कि अभी हमारे यहाँ के जो सेना प्रमुख थे, क्या नाम है उनका, M नारायणवे। ठीक है, तो उनको जो है नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका, विद्या देवी भंडारी, तो उन्होंने जो है वहाँ के सेना प्रमुख की मानद उपाधि दी थी। ठीक है, क्योंकि हमारी मिलिट्रीज जो है वो साथ में वर्क करती है तो मानद उपाधियाँ दी जा सकती है, तो वहाँ के मिलिट्री प्रमुख की मानद उपाधि दी थी। इसीलिए जो है ये रिवर्स करते हुए भारत ने भी जो है नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं उनको जो है, जिनका नाम है प्रभुराम शर्मा, उनको जो है मानद उपाधि दी है। ठीक है, फिर है न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन, और इनको क्या बनाया गया है? तो देखिए इनको जो है लखीमपुर खीरी जो हिंसा हुई थी उसमें जो SIT का गठन किया गया है वो इन्हीं के अंडर में किया गया है। ठीक है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स। ठीक है, तो न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन जो है उनकी अध्यक्षता में लखीमपुर खीरी यूपी के अंदर जो हिंसा हुई थी उसकी जांच के लिए आयोग में इनको अध्यक्ष बनाया गया है। फिर कुछ महत्वपूर्ण दिवस वगैरह देख लेते हैं। तो देखिए 1 नवंबर का महीना गया है, तो नवंबर देखते हैं। 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। इतने राज्यों का स्थापना दिवस है। और जो पुडुचेरी है आपका, इसका मुक्ति दिवस जो है वो भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आज ही के दिन इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है वो मुक्ति मिली थी। फिर है जो आपका ये फ्रांस के उपनिवेशवाद से जो है उसको मुक्ति मिली थी। फिर है इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, तो देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। ये 9 नवंबर को मनाया जाता है, और ये जो है सभी नागरिकों को न्याय प्रक्रिया में जागरूक करने के लिए इसको मनाते हैं। और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है वो आपका जो है जो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है, इसमें जो ये शुरुआत है, ये जो गरीब तबके के वंचित जो लोग हैं उनको न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए, उनको इसके बारे में सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और आर्टिकल 39A अगर आप देखेंगे, अनुच्छेद 39 है DPSP का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, तो इसमें लिखा है कि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और गरीबों तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस आता है। ठीक है, और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये आता है आपका 10 नवंबर को। और जो साइंस डे आता है वो आपका कब आता है, ये आप मुझे बताएंगे। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आता है आपका 11 नवंबर को। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि ये जो अपन जो है वो भूल जाते हैं। तो देखिए भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इनके जन्म दिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इनको जो है मरणोपरांत जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर निमोनिया डे, वर्ल्ड निमोनिया डे कब आता है? तो वो आता है 12 नवंबर को। और डायबिटीज़ डे कब आता है? तो वो आता है 14 नवंबर को। मुझे पता नहीं क्यों याद था। फिर जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो 16 नवंबर को आता है। ठीक है, इसको राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फिर है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, सहिष्णुता दिवस, ये तो पता होना चाहिए, ये 16 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, बाल दिवस कहाँ चला गया, 16 तक पहुँच गए। हाँ, 14 नवंबर को आता है बाल दिवस। ठीक है, ये तो हमारा राष्ट्रीय है क्योंकि यहाँ पर नेहरू जी की जो है वो जयंती के ऊपर मनाते हैं। और 20 नवंबर जो है वो आपका वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे आता है। वैश्विक जो बाल दिवस होता है, विश्व बाल दिवस जो होता है वो 20 को आता है, ये ध्यान रखना है। और उससे पहले 19 तारीख छूट गई। 19 तारीख में गुरु नानक जी जो है उनका जन्म दिवस था, तो जिसको हम प्रकाश पर्व के नाम से मनाते हैं। तो ये भी अपने को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए।
फिर एक लास्ट डे है वर्ल्ड फिशरीज़ डे, यानी कि जिसको हम मत्स्य दिवस मनाते हैं, तो ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जो है मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में कई सारी जैसे संपदा योजना आ गई, उसके अलावा भी कई कार्य किए जा रहे हैं कि भाई इस का जो मत्स्य उत्पादन है इसको कैसे इनकम का सोर्स बनाया जाए, कैसे इसको जो है और फॉर्मलाइज किया जाए, औपचारिक क्षेत्र के अंदर इसको ऑर्गेनाइज क्षेत्र में जो है संगठित क्षेत्र में लाया जाए। तो इसके लिए कार्य हो रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए इसमें जो है अभी कुछ अवार्ड्स दिए गए थे। तो उड़ीसा जो है वो हमारा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है मत्स्य उत्पादन होता है, तो इस क्षेत्र में जो है इसको पुरस्कार भी मिला है। उड़ीसा का ही बालासोर जो है उसको इसमें अवार्ड मिला है। जैसे देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है, जबकि तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य के रूप में, और जो उड़ीसा का बालासोर है उसको सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में जो है वो पुरस्कृत किया गया है। तो ये हमको थोड़ा पता होना चाहिए कि समुद्री जिला कौन सा है, समुद्री राज्य कौन सा है, जो कि फिशरीज़ के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तो यहाँ इस वाले पेज में और कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ देखिए महिलाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस जो है वो 25 नवंबर को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान दिवस सबको पता है, नहीं पता हो तो पता होना चाहिए, 26 नवंबर। दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को। अंगदान दिवस 27 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को, क्योंकि ये हमने जो राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ा था वहाँ हमने पढ़ा भी था कि श्वेत क्रांति के जो जनक है वर्गीज कुरियन, उनके जन्म दिवस यानी 26 नवंबर को जो है आपको जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम कुछ चर्चित पुस्तकों के ऊपर। अब आप कहेंगे कि कितना बोरिंग है, सिर्फ नाम पढ़ा रहे हैं, अब क्या करें, नाम ही है तो नाम ही पढ़ाएंगे। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं वैसे तो इनको, लेकिन ये होता है कि कोई किसी के मुंह से सुन लेते हैं तो थोड़ा सा हमको याद रहता है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस जैसी चीज़ है नहीं, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए सनराइज़ ओवर अयोध्या, ये हमने पढ़ लिया था, ये सलमान खुर्शीद की है। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे हाँ, फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट, ये लिखी है ये जो है दीप्तेंदु चौधरी और डॉक्टर अर्जुन सुब्रमण्यम की। और उसके अलावा जो है बान की मून का नाम आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस के जो है अध्यक्ष रहे थे। तो रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, तो ये इनकी किताब है। फिर है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये अभिजीत बनर्जी की। अभिजीत बनर्जी का नाम आपने सुना होगा, ये भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। कौन से सन में मिला था ये अब आप मुझे बताएंगे, किस ईयर में अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स के लिए या अर्थशास्त्र के लिए, या आप कमेंट में बताएंगे। तो कुकिंग टू सेव योर लाइफ जो है ये इनकी किताब है। फिर है, अब देखिए कितना कंफ्यूजिंग है, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अब ये आ जाए तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, तो इसलिए पता होना चाहिए किसकी बुक है। फिर है इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, ये है सैयद अकबरुद्दीन की किताब। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, फिर जो कॉन्फ्रेंसेज है उसमें कुछ महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंसेस को हम देख लेते हैं। देखिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, और इसका इस बार मेज़बानी कौन कर रहा है, तो फ्रांस इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो 2008 से जो है इसको स्टार्ट किया गया था इंडियन ओशन सिंपोजियम को। तो देखिए ये जो होता है एक तरीके से इसकी परिकल्पना जो है भारतीय नौसेना द्वारा 2008 में ऐसे फोरम के रूप में की गई थी जो क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए खुला और समावेशी मंच प्रदान करके हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्तीय राज्यों की नौसेनाओं के बीच भविष्य दृष्टि से सहयोग बढ़ाने का प्रयास करे। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था, और इसका जो उद्घाटन संस्करण है यानी कि जो पहली बार जो इसको 2008 में नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था, और अभी जो है फ्रांस के अंदर इसको आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। फिर है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव, ये इतना हालांकि इम्पोर्टेंट मुझे लगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं हम इसको। ये जो है इसका तीसरा संस्करण है, और ये जो है गोवा के तत्वाधान में इसको आयोजित कराया जा रहा है। और ये जो है इस वर्ष के संस्करण का विषय है समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे, हिंद महासागरीय नौसेनाओं के लिए सक्रिय भूमिका हेतु कारक। ठीक है, ये इसका कार्य है इस बार। और इसमें भारतीय नौसेना प्रमुख के अलावा बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, इन सब के जो नौसेना प्रमुख है वो भी इसमें शामिल होंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके अलावा देखिए इसमें बहुत सारे जो है जो सम्मेलन वगैरह हुए हैं वो दे रखे हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण लग नहीं रहे। जैसे अभी ये पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसको हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं जो राष्ट्रीय मेला महोत्सव ऐसा कुछ है तो उसको देख लेते हैं। पहला है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। तो हालांकि ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, जिसके अंदर जो है
जो महारानी झांसी लक्ष्मीबाई थी, उनकी जयंती के ऊपर 19 नवंबर 2021 को झांसी के अंदर इसको आयोजित किया गया और इसको जो है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के रूप में जो है वो मनाया गया। प्रधानमंत्री जी खुद वहाँ पर सम्मिलित हुए थे। ठीक है, फिर है काशी महोत्सव। तो आपको पता है कि प्रगतिशील जो ये भारत के 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होने के उपलक्ष्य में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया गया था, उसके तत्वाधान में उत्तर प्रदेश सरकार और वाराणसी प्रशासन के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम की मेजबानी की गई। ठीक है, ये भी कुछ इतना विशेष है नहीं, काशी उत्सव। फिर है हाँ, अब देखते हैं योजनाएं, कार्यक्रम, पहल और मिशनों के ऊपर देखते हैं। अब देखिए, ये जो योजनाएं हैं ये जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च की गई है और जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इन योजनाओं को लॉन्च किया है। पहली तो है तेजस्विनी योजना। तो देखिए, महिला का नाम है तो महिलाओं के लिए योजना है कि 18 से 35 साल की जितनी भी लड़कियां हैं जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, उनको 5 लाख तक की वित्तीय सहायता केंद्र सरकार देगी। फिर है हौसला योजना। तो जम्मू कश्मीर के ट्रेड एंड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत शुरू की गई हौसला योजना में महिला उद्यमियों को उनके संबंधित क्षेत्र में रोल मॉडल बनने के लिए सशक्त बनाया जाएगा और इसमें कौशल विकास प्रदान करने के लिए ऋण सहायता दी जाएगी। और शिखर योजना, तो होटल, यात्रा, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ तक की ऋण आवश्यकताएं दी जाएगी। शिकारा योजना, शिकारा आप जानते हैं जो वो बोट्स होती हैं जम्मू कश्मीर में, जो वो डल लेक में वो बोट्स चलाते हैं, उनको शिकारा बोलते हैं। तो इस योजना के तहत कश्मीर घाटी में शिकारा की खरीद और मरम्मत के लिए 15 लाख तक का ऋण जो है वो दिया जाएगा। तो ये कुछ इसमें बातें थी। फिर उड़ीसा सरकार की सड़क सुरक्षा पहल, जिसका नाम रखा है उन्होंने रक्षक। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। तो कहते हैं जिंदगियों को बचाने के लिए रक्षक नाम की सड़क सुरक्षा पहल जो है उसका इन्होंने जो है आयोजन किया है। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट देखिए, सेवा क्षेत्र के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना। तो देखिए, हमारे जो सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री हैं नारायण राणे, उन्होंने पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो एमएसएमई होता है उसको बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना है, स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर सर्विस सेक्टर, ये देने की जो है घोषणा की है। इसमें क्या होगा कि जो उद्यमी हैं उनको ऋण सहायता जो है इसके तहत, क्रेडिट का मतलब क्या है, एक तरीके से ऋण और सब्सिडी वगैरह जो है वो उनको दी जाएगी। ऋण नहीं, पैसा और जो है सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा। उसके अंदर भी देखिए, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो व्यक्ति हैं, अगर इनका इस तरीके से कोई भी है संस्थागत ऋण अगर उनको चाहिए तो उनको 25% तक की सब्सिडी जो है इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। अब इसका नाम जो है इस नाम से पहचानते हैं आप इसको, एमपी लेड, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, जिसके तहत जितने भी हमारे एमपीज़ होते हैं, एमएलएज होते हैं, उनको साल के कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ रुपए दिए जाते हैं, जिससे कि जो है अपने क्षेत्र में वो विकास कर सकें। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि कोरोना के चलते जो है इस राशि को बंद किया गया था, लेकिन अब जो है इसको जारी रखने की मंजूरी दी गई है और वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए प्रति सांसद 2 करोड़ की दर से एमपी लेड की राशि की एक किश्त और वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक इस अवधि के दौरान 5 करोड़ प्रति वर्ष को प्रत्येक 2.5 करोड़ की 2 किस्तों में जारी जो है वो किया जाएगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 के लिए जो है 2021-22 के दौरान एमपी लेड का संचालन नहीं करने और कोविड-19 महामारी के प्रभावों से निपटने के लिए इस राशि को वित्त मंत्रालय के अधीन जो है वो रखने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी इसको दोबारा से लॉन्च कर दिया गया है, रीलॉन्च हो गया है ये। इसमें देखिए क्या होता है कि जो प्रति सांसद होता है उसको प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से जो है 5 करोड़ रुपए जो प्रत्येक 2.5 करोड़ की 2 किस्तों में जो है वो जारी किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। फिर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसका भी अभी विस्तार करने के लिए 4 महीने और इसको जो है विस्तारित किया जाएगा, तो ये किया गया है। तो ये भी आपको पता है कि इसके अंदर जो भी कोरोना आया था उस चक्कर में इसको जो है लॉन्च किया गया था कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको, जो लाभार्थी हैं उनको 5 रुपये किलो की दर से खाद्यान्न जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये इसका दूसरा चरण है जो कि 4 महीने के लिए और चलाया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं समझौता और सहयोग के अंदर। तो देखिए, पशुधन क्षेत्र जो है उसके अंदर सुधार के लिए जो पशुपालन और डेयरी विभाग है, DAHD, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसके, और जो आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, उसके मध्य जो है समझौता हुआ है ताकि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उनका प्रोसेसिंग के लिए जो है वो कार्य किया जा सके। तो इसमें हालांकि ये मैंने इसको मार्क किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, आप इसको छोड़ सकते हैं।
फिर एक आयोग और समिति है जिसका नाम है GN वाजपेयी समिति। तो वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण यानी IFSCA ने LIC और सेबी के पूर्व अध्यक्ष GN वाजपेयी की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय विधि सेवा केंद्र से बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जो एक समिति का गठन किया है। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, GN वाजपेयी समिति। तो ये किस लिए है कि जो आपका बीमा क्षेत्र है और वहाँ पर जो व्यवसाय है उसको बढ़ाने के लिए जो है ये किया गया है। इसकी सिफारिशें तो अभी बाद में आएंगी। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन और अभियान। तो देखिए, थाईलैंड और भारत के बीच में एक जो पेट्रोलिंग जो होती है जिसका नाम है इंडो थाई कॉर्पेट, ठीक है, इसका भी जो है संस्करण जो है वो किया गया था। फिर है भारत और फ्रांस के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम है शक्ति। तो ये तो आप जानते ही हैं, नाम ध्यान रखिएगा बस, इसमें और कुछ नहीं है। ये 2 साल में एक बार होता है, ठीक है, मिशन शक्ति। फिर है यहाँ पर सिटमैक्स जो है ये आपका भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 3 देशों के बीच में नौसैनिक अभ्यास है। तो ये आप ध्यान रखेंगे नाम। फिर एक यहाँ पर त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है दोस्ती। ये किस किस के बीच में हुआ? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में इसका आयोजन किया गया। ये तटरक्षक अभ्यास था। तो सिर्फ नाम ध्यान रखिएगा किन के बीच में ये जो है आयोजित किया जाता है। फिर उसके अलावा अभ्यास है एक प्रस्थान, ठीक है, ये हमारा जो यहाँ का ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया जो है, यहाँ पर देखिए जो पश्चिमी नौसेना कमान है तो उसका जो है उसके द्वारा इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। क्या नाम है इसका? अभ्यास प्रस्थान। और ये प्रत्येक 6 माह में आयोजित किया जाता है अपतटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। फिर देखिए, भारत का अंटार्कटिका पर 41वां जो है वैज्ञानिक अभियान होगा, साइंटिफिक एक्सपेडिशन होगा। तो आप जानते हैं कि अंटार्कटिका जो है पूरी तरीके से बर्फ़ से कवर्ड है और वहाँ पर हमारे कुछ रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं। एक का नाम है मैत्री, और मैत्री से पहले जो बने हुए थे उनका नाम था दक्षिण गंगोत्री और भारती। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री सबसे पुराना है, 1983 में उसको बनाया था, और भारती जो है 2012 में बना था। ठीक है, और ये जो आपका मैत्री है इसको 1988 में बनाया था। ठीक है, और मैत्री, दक्षिण गंगोत्री तो अब ऑपरेटिव नहीं है, लेकिन ये जो मैत्री और ये आपका भारती है ये अभी ऑपरेटिव है। तो वहाँ पर जो एक जो है वैज्ञानिक अभियान दोबारा से किया जाएगा, जहाँ पर इसमें रिसर्च से रिलेटेड वर्क जो है वो किए जाएंगे। जो अभी मैंने आपको बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए, पूरे भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन गोवा में स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ठीक है, इसके द्वारा जो है किया जाता है। और ये जो है विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है। तो ये संस्था का नाम आप ध्यान रखें। हालांकि अदर एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन RAS या UPSC टाइप के एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। फिर कुछ पोर्टल्स और ऐप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ई-अमृत पोर्टल है, तो ये जो है भारत ने यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में जारी COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल ई-अमृत नाम का जो है वो लॉन्च किया है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्त सूचनाएं, जैसे उनकी खरीद, निवेशकों के अवसर, नीतियां, सब्सिडी, ये सब जो है इस पोर्टल में होंगे। और जहां वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से जुड़ी जानकारियां, जैसे उनकी खरीद वगैरह जो है वो एक ही जगह पर आपको उपलब्ध हो पाएगी। तो ई-अमृत का आप जो है वो ध्यान रखिएगा। फिर है UK भारत संयुक्त रोड मैप का हिस्सा, रोड मैप 2030 का हिस्सा। तो ई-अमृत पोर्टल को UK सरकार के साथ सहयोगात्मक ज्ञान विनिमय कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा विकसित होस्ट जो है वो किया जाएगा। तो हालांकि मेन मुद्दे वाली बात यही थी कि ई-अमृत पोर्टल किससे रिलेटेड है? जो आपके इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं, स्कूटर्स या व्हीकल्स जो होते हैं, तो उनके जितने भी उनसे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उसके अंदर भारत ने एक मिशन लॉन्च किया है जो समुद्रयान मिशन है। ये होगा मानव युक्त समुद्र मिशन। ठीक है, तो ये जो आपका केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया है। ये पहला मानव युक्त समुद्र मिशन है। और इसमें क्या करेंगे? समुद्र में जाकर व्यक्ति क्या करता है? तो जो दुर्लभ खनिज हैं या जो उसमें खनन करने वाले जो कार्य हैं उसको ये करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं समुद्रयान पहल के तहत मत्स्य 6000 टाइटेनियम के मिश्र धातु से बना है, और इसका व्यास जो है, मतलब ये समुद्रयान जो है वो मत्स्य 6000 टाइटेनियम के एक मिश्र धातु से बनाया गया है। ठीक है, और ये 96 घंटे और समुद्र की गहराई में जो है वो आपात स्थिति में रह सकता है। तो ये इसकी कुछ फीचर्स हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समुद्रयान मिशन ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है पहली बार मानव युक्त समुद्र मिशन जो है वो भेजा जाएगा। फिर ओमिक्रॉन, ये तो सभी लोग जानते हैं कि अभी WHO ने एक नया वेरिएंट जो है कोरोना का उसको लॉन्च बताया है। तो वो जो है इसका B11529 इसका नाम है, और वैसे इसका नाम है ओमिक्रॉन। ठीक है,
ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। और ये जो है इसमें और तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। फिर विविध के अंदर हम देखते हैं तो देखिए भारतीय रेलवे का पहला पॉड होटल जो है वो बनाया जाएगा। तो ये जो है देखिए इसमें जो है पॉड होटल क्या होते हैं, ये कैप्सूल होटल्स होते हैं। ये जापान के अंदर देखे जाते हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस भी सर्च करेंगे तो आपको जापानीज़ इस टाइप के जो है छोटे जो रेलवेज़ के अंदर आपको ऐसे होटल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे छोटा बिस्तर और इस तरीके के जैसे कमरा टाइप जो है आपको पता चलता है कि भाई ये एकदम पूरा होटल का रूम है, उस टाइप की फील जो है उसमें आती है। तो ये जो पॉड होटल्स हैं इसको बनाया जाएगा। तो भारतीय रेलवे ने मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहला पॉड होटल बनाया है। इसका उद्घाटन जो है रेल मंत्री राव साहेब दानवे ने जो है वो किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके अलावा ये कुछ एयर शो है, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये इसको इसलिए इसको जो है आप इसको छोड़िए। आप यहाँ पर देखिए एक संयुक्त अरब अमीरात सरकार के नियंत्रण में सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के साथ वायुसेना दल ने दुबई एयर शो में भाग लिया था और इसमें तेजस विमान जो है वो शामिल हुआ था। तेजस के बारे में बताना चाह रही थी मैं। तेजस जो है आपका लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है। कॉम्बैट यानी एयरक्राफ्ट, लड़ाकू, ठीक है, और एयरक्राफ्ट है। और ये जो है स्वदेशी टेक्निक से बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये भी दे रखा है कि ये तेजस विमान की भारत के बाहर चौथी उड़ान थी। इतना तो कौन पूछेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए तेजस विमान के बारे में। फिर जो है ये आपका एक वीडियो के लिए इन्होंने पेपर दिया है, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। हालांकि इजी क्वेश्चंस है, इसमें कुछ इतने टफ क्वेश्चंस नहीं डाले हैं। हालांकि मैंने सिलेबस देखा था, तो सिलेबस जो है आपका काफ़ी जो है उसमें क्या कहें अनक्लियर टाइप का सिलेबस मुझे लगा वीडियो का। मतलब उन्होंने स्पेसिफिक चीज़ें नहीं दे रखी है। तो आप अपना थोड़ा सा होराइजन ब्रॉड रखिएगा और रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा पेपर में, यही मैं कहना चाहूँगी। हालांकि पेपर जो है आप देखें मॉडल पेपर में जैसे ये जो है तो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो आपका है एक्स सीटू कंजर्वेशन विधि के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। एक इन सीटू होता है और एक एक्स सीटू होता है, ठीक है। तो इन सीटू और एक्स सीटू में डिफरेंस क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई जानवर जो है किसी नेशनल पार्क में है, राष्ट्रीय अभयारण्य में है, तो वहाँ उसका अगर संरक्षण करना हो तो वो इन सीटू कहलाएगा। लेकिन अगर उस अभयारण्य से बाहर निकाल करके अगर आप उसका प्रिजर्वेशन या ऐसा करके कुछ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका जो है वो एक्स सीटू कहलाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई उसके अंदर। फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा एक्स सीटू कंजर्वेशन में शामिल नहीं है। तो देखिए जो आपका ये क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन, बॉटनिकल पार्क और जू के अंदर जानवर बाहर से लाते हैं या जू में ऑलरेडी होता है, बाहर से लाते हैं, तो वो एक्स सीटू हो गया। बॉटनिकल पार्क्स जो है वो इंसान बनाता है और उसके अंदर जो है बाहर से जानवर लाए जाते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन भी उसी प्रकार का है। और नेशनल पार्क जो होता है उसमें ऑलरेडी जहाँ पर जो जानवर है वहीं उसका जो है संरक्षण किया जाता है, यानी कि वो एक्स सीटू कंजर्वेशन नहीं है, वो क्या है, इन सीटू है। तो यहाँ ये इजीली चीज़ है, ये आप कर लेंगे। फिर देखिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि वन आच्छादित क्षेत्र जो है वो कितने प्रतिशत का है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर उत्तर होना चाहिए था 24% के समथिंग कुछ है। हाँ तो ये होगा या तो या ये होगा, आप चेक कर लीजिएगा आंसर क्या है इसका। फिर जो है तो जो है सुगारू जल संधि के बारे में पूछा है। सुगारू जल संधि कहाँ पर है, तो सुगारू जल संधि जापान और प्रशांत महासागर के बीच में आती है। जल संधि यानी कि जो दो समुद्रों को आपस में जोड़ देती है, लैंड मासेस को अलग करना और वाटर बॉडीज़ को एक करना। फिर देखिए काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन है, बामियान घाटी। बामियान का नाम आपने सुना होगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा है, कल्चर पढ़ा है और उसमें आपने गांधार शैली पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने बामियान का नाम सुना होगा। तो बामियान में जो है महात्मा बुद्ध की कई सारी प्रतिमाएं मिली थी, प्रतिमाएं क्या कहें, स्टैचूज़ मिली थी, जिसको कि तालिबान ने वहाँ नष्ट कर दिया था। तो बामियान जो है वो कहाँ पर है, आपका अफगानिस्तान में है। तो इसको करते ही आपका देखिए सारा जो है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये सारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ इतने हम जो है जैसे देखिए ऋतु संहार किसका है, देवी मृचकाटिकम किसका है, भास का है, आपको पता है, ठीक है। फिर जो है आपका ऋतु संहार कालिदास का है, अमर सिंह का अमर कोश है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है जो आप जो है सॉल्व कर लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि इतना जो है कुछ है नहीं ऐसा विशेष। जैसे कि अभी इंग्लिश में जो है आपके क्या पूछा है, ये भी देखिए कितना ईजी इसने पैसेज दिया है। मोस्ट पीपल फेल इन लाइफ बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट देमसेल्व्स, दे हैव मेड मैनी रेजोल्यूशंस and set up many goals and that failed and so become disappointed. They listen to the pessimistic होता है नेगेटिव ओपिनियन या निराशावादी ओपिनियन ऑफ देयर फैमिली। तो ये इजी है, ठीक है, इसमें किसी प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, ये तो बहुत बड़ा सरल सा है। तो ये जो है आप इसको सॉल्व कीजिएगा,
कुछ नहीं आया तो भी जो है आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो हो जाएगा आपसे। और कुछ अगर आपको लगता है कि ये नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट में जो है ये हमारे कुछ क्वेश्चंस जो है वो बचते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, जो क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीक है जिसका परीक्षण नासा के द्वारा किया गया था, उसके लिए इसने एक यान लॉन्च किया था। आपको पता है वो मिशन का नाम क्या है? तो मिशन डार्ट था, आपको याद, हमने पढ़ा था। फिर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हालांकि इसमें था तो वो वाराणसी के अंदर किया गया। फिर है कोविड का जो नया वेरिएंट अभी देखने में आया, WHO ने जिसको जो है डिक्लेयर किया, वो कौन सा है? तो वो ओमिक्रॉन है। इस्तांबुल में इंटरपोल की महासभा में एशिया का प्रतिनिधि किसको चुना गया? तो प्रवीण सिन्हा को चुना गया। प्रोजेक्ट 75 की श्रृंखला की जो नेक्स्ट जो थी वो जो शिप थी उसका नाम क्या था? तो INS बेला था। जो आपका नेशनल जो राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके अंदर जो है प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं आपको देखने को मिली? तो 1102 महिलाएं जो है वो 1120 महिलाएं जो है वो हो गई हैं। और निर्मला सीतारमण जी ने अभी हमने पढ़ा है जम्मू कश्मीर में जो योजनाएं लॉन्च की हैं, तो उनका नाम क्या है? तो ये जो है कौन से 2 योजना किसे? हाँ, 18 से 35 वर्ष की लड़कियों के लिए तो तेजस्विनी और हौसला योजनाएं लॉन्च की है। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चंस है आप सभी जो है इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि हमने सारे पढ़ लिए हैं, ताकि इससे आपको पता चले कि आपको कितने आंसर्स आ रहे हैं। इसको मत देखिएगा, बिना विदाउट देखे हुए करिएगा। मैं इसलिए नहीं करा रही क्योंकि 40 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट जो क्रोनोलॉजी आएगी उसमें, और इससे पहले अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं उस कंटेंट को क्रिएट करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।